कभी रात में ऐसे खुले आसमान के नीचे लेटकर सोचा है कि अगर हम यहाँ से पृथ्वी की सतह से सीधा ऊपर चलना शुरू कर दें और कभी न रुकें, कभी न मुड़ें, तो क्या होगा? कहाँ पहुँचेंगे हम? ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही दिमाग को झकझोर देता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें सबसे पहले अपने सवाल को ही ठीक करना पड़ता है। हमारी भाषा, हमारी सोच, मतलब सब कुछ गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। अच्छा? हाँ, ऊपर का मतलब यह है गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से दूर। जैसे ही हम उस खिंचाव से आजाद होते हैं, ऊपर और नीचे के मायने ही खत्म हो जाते हैं। मतलब अंतरिक्ष में कोई ऊपर नीचे नहीं होता? नहीं, बस दिशाएं होती हैं। ये बात अपने आप में ही कितनी बड़ी है। मतलब हमारी हकीकत की बुनियाद ही सिर्फ इस ग्रह पर लागू होती है। ठीक है, तो इस दिमागी सफर के लिए एक नियम बनाते हैं। मान लेते हैं कि हमारा यात्री किसी भी एक जगह से धरती की सतह से ठीक 90 डिग्री पर एक सीधी लकीर में निकलता है। कोई रॉकेट नहीं, कोई मोड़ नहीं, बस एक असीम गति से एक ही दिशा में, अनंत की ओर। देखते हैं ये रास्ता जाता कहाँ है। चलिए सफर शुरू करते हैं। शुरुआती 100 किलोमीटर में ही दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, पहले तो बादल एक पतली चादर की तरह नीचे रह जाते हैं। फिर जो आसमान हमें नीला दिखता है वो गहरा और गहरा, और फिर एकदम मखमली काला हो जाता है। दिन और रात का फर्क मिट जाता है। और आवाज को चलने के लिए हवा चाहिए। बाहर एक अजीब सी एक पूरी खामोशी पसर जाती है। अब वो यात्री सही मायनों में अंतरिक्ष में पहुंच गया है। और इस खामोशी में जब वो नीचे देखता होगा, वो नजारा कैसा होता होगा? वो नजारा शायद जिंदगी भर नहीं भूल सकता। पृथ्वी, वो नीला गोला, धीरे धीरे छोटा होने लगता है। रात के वक्त देशों की सीमाएं मिट जाती हैं और शहर सोने के धागों से बुने किसी जाल की तरह चमकते हैं। और कुछ ही घंटों में बड़े बड़े महाद्वीप भी नक्शे पर बने धब्बों जैसे लगने लगते होंगे। हाँ, अपना घर दूर जा रहा है। और यहीं पे वो अदृश्य जंजीर महसूस होती है जो हमें वापस खींच रही है ना? गुरुत्वाकर्षण। बिल्कुल। अगर यात्री के पास लगातार आगे बढ़ने की शक्ति न हो तो पृथ्वी उसे वापस खींच लेगी। जैसे हम कोई पत्थर ऊपर फेंकते हैं और वो वापस आ जाता है। तो इस बंधन को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एक खास गति, जिसे हम पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ये करीब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये सिर्फ रफ्तार नहीं है, ये आजादी की दहलीज है। वाह, आजादी की दहलीज। मतलब एक बार इसे पार कर लिया तो आप पृथ्वी की पकड़ से हमेशा के लिए छूट गए। अब आप पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहे। नहीं, अब आप पृथ्वी के साथ साथ सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। अब यात्री ग्रहों के बीच के अंतरिक्ष में है और यहीं पर हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी टूटती है। आप उस नक्शे की बात कर रहे हैं जिसमें सूरज बीच में होता है और सारे ग्रह उसके चारों ओर। हाँ, वही जो हम बचपन से किताबों में देखकर बड़े हुए हैं, सब एक ही पेज पर। असलियत उससे कहीं ज्यादा अजीब है। हमारा सौर मंडल, वो असल में एक बहुत पतली चपटी डिस्क जैसा है। एक पुरानी विनाइल रिकॉर्ड की तरह। क्या खूब कहा, बिल्कुल वैसा ही। लगभग सारे ग्रह, एस्ट्रॉइड बेल्ट, सब कुछ उसी एक पतले से तल पर सूरज की परिक्रमा करते हैं। अब सोचिए, हमारा यात्री तो सीधा ऊपर जा रहा है। अरे हाँ, इसका मतलब वो ग्रहों के इस रास्ते पर नहीं चल रहा, वो तो इस डिस्क को बीच से चीरकर इसके लंबवत, मतलब परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है। बिल्कुल। तो मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सब विशाल ग्रह उसके बगल से गुजर जाएंगे, लेकिन वो किसी के पास नहीं जाएगा। सही कहा। वो ना तो सूरज के पास जा रहा है, ना दूर। वो बस सौर मंडल के इस भीड़ भाड़ वाले हाईवे से बाहर एक ऐसे रास्ते पर निकल गया है जहां कोई नहीं जाता। ये सोचना ही अजीब है कि हमारा पूरा घर अंतरिक्ष के पैमाने पर लगभग 2 डायमेंशनल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सौर मंडल का ये डिस्क कहाँ खत्म होता है? इसकी असली सीमा कहाँ है? ये सफर बहुत लंबा है, हजारों खगोलीय इकाइयों का। एक खगोलीय इकाई मतलब पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी है ना, करीब 15 करोड़ किलोमीटर। हाँ, तो महीनों सालों तक यात्री आगे बढ़ता रहेगा और उसे लगेगा कि वो अभी भी सौर मंडल में ही है। तो वो कौन सी जगह है जहां पहुंचकर हम कह सकते हैं कि ठीक है, अब हम बाहर आ गए? वो जगह है ऊट क्लाउड। ऊट क्लाउड? हाँ, ये सौर मंडल की असली और आखिरी सरहद है। ये कोई डिस्क नहीं, बल्कि हमारे सौर मंडल को चारों तरफ से घेरे हुए बर्फ और चट्टानों का एक बहुत बड़ा गोलाकार बादल है।
एक विशालकाय खोखली गेंद जिसके अंदर हमारा पूरा सौरमंडल है, बिल्कुल। जहां से कभी कभार कोई धूमकेतु गिरकर अंदर आ जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें खरबों बर्फीली चट्टानें हैं, पर हम इसे देख नहीं सकते। ये इतना बड़ा और फैला हुआ है और इसकी चीजें इतनी दूर दूर हैं कि ये लगभग अदृश्य है। तो हमें इसके होने का अंदाजा कैसे लगता है? सिर्फ उन धूमकेतुओं से जो एक लंबे रास्ते से आते हैं और फिर वापस उसी अंधेरे में खो जाते हैं। और जब यात्री वहां पहुंचता है उस ऊंट क्लाउड के बीच में, वहां से नजारा कैसा होगा? सूरज कैसा दिखेगा? अब सूरज वो सिर्फ एक बहुत बहुत ज्यादा चमकीला तारा दिखेगा, बाकी तारों से ज्यादा चमकदार, लेकिन अब वो गर्मी देने वाला आग का गोला नहीं रहा। उसकी रोशनी को यात्री तक पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। और पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, वो सब इस तारे की चमक में पूरी तरह खो चुके होंगे, अदृश्य। यही वो पल है जब यात्री सही मायनों में अपने घर से, सौरमंडल से बाहर निकल चुका है। वो अब एक इंटरस्टेलर ट्रैवलर है। टेलेस्पेस। फिल्मों में तो लगता है कि ये बिल्कुल खाली सियाह जगह है, क्या सच में ऐसा है? हमारे हिसाब से तो खाली है, लेकिन ब्रह्मांड के हिसाब से नहीं। ये जगह गैस के बादलों, धूल के कणों, चुंबकीय क्षेत्रों और कॉस्मिक किरणों से भरी है। बस ये सब इतना ज्यादा फैला हुआ है कि हमें खाली लगता है। लेकिन यहाँ एक चीज है जो एब्सोल्यूट है। हाँ, वो है खामोशी और अकेलापन। दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि सबसे नजदीकी तारे तक पहुंचने में भी हजारों साल लग जाएंगे, और हमारा यात्री तो किसी तारे की तरफ जा भी नहीं रहा। वो तो बस ऊपर और ऊपर बढ़ता जा रहा है। और इस यात्रा का अगला पड़ाव तो शायद और भी विशाल है, हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे को छोड़ना। हाँ, और हमारी आकाशगंगा भी काफी हद तक हमारे सौरमंडल की तरह ही है, एक विशाल चपटी डिस्क जिसमें अरबों तारे एक केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं। बिल्कुल, हम उस डिस्क के बाहरी हिस्से में रहते हैं, और हमारा यात्री अपनी ऊपर की यात्रा पर अब इस पूरी आकाशगंगा की डिस्क से बाहर निकल रहा है। जैसे वो आकाशगंगा के इस तारों भरे तल से दूर होता जाएगा, नजारा कैसे बदलेगा? तारे कम होने लगेंगे। आकाशगंगा की वो दूधिया पट्टी जो हमें आसमान में दिखती है, वो अब नीचे एक विशाल घूमते हुए शहर की तरह दिखेगी। अंधेरा और घना होता जाएगा, और फिर यात्री एक ऐसी जगह में दाखिल होगा जिसके बारे में हम जानते बहुत कम हैं। कौन सी जगह? डार्क मैटर हेलो। डार्क मैटर हेलो, ये नाम ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लेकिन अगर ये अदृश्य है, किसी चीज से इंटरैक्ट नहीं करता, तो हम ये कैसे जानते हैं कि ये सिर्फ एक थियोरी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। सबूत सीधा नहीं पर बहुत ठोस है। जब हम अपनी आकाशगंगा के तारों की रफ्तार नापते हैं तो पता चलता है कि वो इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि उन्हें कब का छिटक कर अंतरिक्ष में बिखर जाना चाहिए था। मतलब हमारी आकाशगंगा को अपनी ही रफ्तार से फट जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? वो सिर्फ इसलिए एक साथ टिकी हुई है क्योंकि कोई अदृश्य वजन, कोई अनदेखा गुरुत्वाकर्षण उसे मजबूती से पकड़े हुए है। वही अनदेखा वजन है डार्क मैटर, और उसका विशाल गोलाकार बादल जिसने पूरी आकाशगंगा को घेर रखा है, वही है डार्क मैटर। हेलो, आकाशगंगा का अदृश्य कंकाल। क्या बात है। हाँ, आप इसे आकाशगंगा का अदृश्य कंकाल समझ सकते हैं। तो हमारा यात्री अब मिल्की वे के मुख्य शरीर से निकलकर उसके अदृश्य ढांचे में सफर कर रहा है, एक ऐसी जगह जो है तो पर दिखती नहीं। ये तो बहुत रहस्यमय है। हाँ, यहाँ कुछ पुराने बिखरे हुए तारे जरूर हैं, लेकिन यहाँ लगभग कोई रोशनी नहीं है। ये एक विशाल, खामोश और अदृश्य समंदर है। एक मिनट, यहाँ पर रुकते हैं। अब तक की यात्रा में हर चीज किसी दूसरी चीज का चक्कर लगा रही थी। हम सूरज का, सूरज आकाशगंगा के केंद्र का। अब शायद पहली बार लाखों साल के सफर के बाद ये यात्री किसी भी चीज के गुरुत्वाकर्षण के बंधन में नहीं है। क्या इसका मतलब है कि वो अब सच में आजाद है? एक तरह से हाँ, दार्शनिक तौर पर यह आजादी है। वो अब मिल्की वे के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से भी बाहर निकल चुका है। वो अब इंटरगैलेक्टिक स्पेस में, आकाशगंगाओं के बीच की जगह में। अब अगर वो पीछे मुड़कर देखे तो उसे हमारी पूरी आकाशगंगा, हमारा घर, अरबों तारों का वो शहर बस दूर एक घूमती हुई सर्पिल रोशनी की तरह दिखाई देगा। एक कॉस्मिक द्वीप। बिल्कुल, हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा एक और दूर के द्वीप जैसी लगेगी। और चारों तरफ अरबों प्रकाश वर्ष तक फैली हुई दूसरी अनगिनत आकाशगंगाएं ब्रह्मांड के विशाल अंधेरे में टिमटिमाती हुई दिखेंगी, जैसे किसी ने काले मखमल पर हीरे बिखेर दिए। यहाँ पहुंचकर ऊपर होने का कोई एहसास, कोई मतलब बाकी नहीं रहता। सिर्फ अंतरिक्ष के अनंत विस्तार में एक गति है। सही। तो हम अपनी यात्रा के आखिरी सवाल पर आते हैं।
अगर ये यात्रा हमेशा अरबों सालों तक चलती रहे तो क्या इसका कोई अंत है? क्या ब्रह्मांड का कोई शीर्ष या कोई किनारा है जहां जाकर ये सफर खत्म हो जाएगा? और यहीं आकर हमारी पूरी यात्रा का सार छिपा है। बड़ी तस्वीर ये है कि ब्रह्मांड का कोई शीर्ष, कोई तल या कोई केंद्र नहीं है। जहां तक हम जानते हैं, ये अनंत है। अनंत। हाँ, हमारा यात्री आकाशगंगाओं के समूह को पार करेगा, फिर उन विशाल खाली जगहों से गुजरेगा जिन्हें कॉस्मिक वॉइड कहते हैं, जहां लगभग कुछ भी नहीं है। वो अरबों साल सफर करेगा, लेकिन वो कभी किसी अंत पर नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब जब हमने शुरू में पूछा था ऊपर क्या है, तो हम असल में एक गलत सवाल पूछ रहे थे। हाँ, शायद सही सवाल ये है, हम कहाँ के बीच में हैं? और इस लंबी यात्रा के बाद इसका जवाब ज्यादा साफ हो जाता है। हम एक ग्रह पर हैं जो एक साधारण सितारे के साथ एक विशाल आकाशगंगा के एक शांत कोने में ब्रह्मांड के इस अथाह समंदर में तैर रहा है। और निष्कर्ष ये निकलता है कि हमेशा सीधा ऊपर जाने से यात्री कहीं नहीं पहुंचता। वो सिर्फ हर चीज से और ज्यादा दूर होता जाता है, हर तारे से, हर आकाशगंगा से, हर संभावना से। वो बस और ज्यादा अकेला होता जाता है। ब्रह्मांड के लिए ऊपर और नीचे जैसी धारणाओं का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ हमारी इंसानी सोच है जो हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई है। और शायद ये जान लेना ही इस काल्पनिक यात्रा का असली मकसद था। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना? हाँ, हमारी पृथ्वी से जुड़ी और कौन सी ऐसी धारणाएं हैं, कौन से ऐसे सच है जो ब्रह्मांड के इस विशाल पैमाने पर शायद पूरी तरह गलत या बेमानी साबित हो जाए?